नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो लेक्चर है ईबीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। और जैसा कि छात्रों आपको पता है कि अपन जो बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पढ़ रहे हैं अपन, और मेरे भी आपने कई लेक्चर अभी तक देख चुके होंगे। आज उसी क्रम में अपन आगे चलते हैं और आज अपन का जो टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको अपन हिंदी में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के नाम से जानते हैं। छात्रों, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता क्या है? सबसे पहले अपन इस पे बात करें कि दृष्टिकारी क्या होता है। मैंने जब अर्ध तरंग दृष्टिकारी आपको बताया था तो उस वक्त भी मैंने ये बताया था कि दृष्टिकारी क्या होता है। ठीक है, तो दृष्टिकारी मैं आज वापस से रिपीट थोड़ा सा कर दूँ आपको कि दृष्टिकारी एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में या प्रत्यावर्ती वोल्टा को डीसी वोल्टा में परिवर्तन कर सकती है। इसमें चूंकि प्रत्यावर्ती धारा की जो वेव होती है एक, वो सिनुसोइडल होती है, मतलब साइन और कॉस के रूप में चलती है वो। तो उस पूरी वेव को अगर अपन एसी से डीसी में चेंज कर रहे हैं तो वो फुल वेव रेक्टिफायर काम में लेते हैं उसमें, और अगर आधी वेव चेंज हो रही है तो उसको अपन हाफ वेव रेक्टिफायर काम में लेते हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का भी जो वर्किंग प्रणाली है बिल्कुल सेम वैसी है जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर आपने पढ़ा है। इस फुल वेव रेक्टिफायर में या मैंने सामने एक डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राथमिक कॉइल पे एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, और जो इनपुट वोल्टेज है उसको VI = EP sin ओमेगा टी से बताया है। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है AB, उससे अपन ने दो डायोड जोड़ रखे हैं, डायोड D1 और डायोड D2। दोनों डायोडों को साथ एक लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ रखा है, और इस लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों पर अपन आउटपुट निर्गत वोल्टा V0 जो है इसमें मेजर करते हैं। दोनों डायोड की जो वर्किंग प्रणाली है उसको अपन इस तरह से कह सकते हैं, जैसे बच्चों आप अगर इसकी वेव को देखो, किसकी वेव को? इनपुट AC की वेव को। तो यहाँ जो ए फिगर है वो इनपुट AC की वेव बता रहा है, जिसमें प्लस माइनस ये दोनों पोर्शन इसमें बताए जा रहे हैं। 0 से T/2, T से पॉजिटिव में है, T/2 से T नेगेटिव में है, T से फिर आगे चलेगा। इस तरह से अपन आगे प्रोसेस बता सकते हैं इसमें। तो जब अपन ये कहें कि जब ए टर्मिनल, समझने के लिए कि जब पॉजिटिव होता है, मतलब एक पॉजिटिव सीरियल अगर आए तो बी टर्मिनल उस वक्त नेगेटिव की तरह शो करता है, मतलब वेव का ऋणात्मक भाग उस पर इफेक्ट होता है। पॉजिटिव होने से टर्मिनल पे चूंकि पी पॉजिटिव से जुड़ता है तो अग्रभिनति लगती है इस डायोड पे, और D1 डायोड काम करता है और यहाँ से अपने धारा बहती है, वोल्टेज अपने को RL के सिरों पे मिलती है। लेकिन इसी वेव के लिए जब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव मान रहे हैं अपन, तो पी पे अपन देखें कि बायस जो लगता है, बायसिंग, वो पश्च अभिनति लगती है, और इस अवस्था में नाम मात्र की धारा बहती है। तो पहले हाफ साइकिल के अंदर D1 डायोड काम करता है और लोड में धारा मिलती है अपने को, उससे अपन निर्गत वोल्टेज VO जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है अपन निकाल सकते हैं। इसी तरह जब ये वेव की दूसरे हाफ साइकिल में अगर चेंजिंग होती है तो अपन देखेंगे ऊपर वाला जो ए टर्मिनल है, जो कुंडली का ए भाग है, वो अगर नेगेटिव है तो बी भाग पॉजिटिव। तो ए भाग नेगेटिव होने पे D1 डायोड जो है पश्चाभिनति में चला जाता है, लेकिन D2 जो डायोड है वो अग्रभिनति में आ जाता है। इसलिए अब जो धारा बहती है वो D2 के कारण बहती है, जिसको अपन ने I2 बताया। लेकिन D1 के कारण अब धारा नहीं के बराबर बहती है। लेकिन अपन देखें कि जो लोड है RL, चाहे डायोड D1 काम कर रहा हो चाहे डायोड D2 काम कर रहा हो, लेकिन RL में बहने वाली धारा की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन होगी, और उस केस के अंदर अपने को लोड पे आउटपुट वोल्टेज अपने को प्राप्त होगी। तो ये तो इसका प्रोसेस, और इसके ग्राफ्स को मैंने बताया। जब डायोड D1 काम कर रहा है तो उस केस के अंदर अपन देखें कि C भाग से बताया है अपन ने। जब डायोड D2 काम कर रहा है तो इसको D भाग से बताया है, और इस तरह। लेकिन RL में कंटिन्यू धारा बह रही है, इसलिए अपने E भाग जो है एक तरह से वो पूरी AC वेव को DC में परिवर्तन को बता रहा है। यहाँ पे जिस चित्र 1 के अंदर जो बताया है, यहाँ कुछ बातें मानी है अपन ने कि द्वितीय कुंडली में जो प्रेरण द्वारा
प्रत्यावर्ती वोल्टता जो उत्पन्न होती है उसको अपन वी एस इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी कह सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ एन क्या है, तो एन को मैंने बताया है कि द्वितीय कुंडली में चक्कर अपन प्राथमिक कुंडली में चक्कर की संख्या जो है, दोनों का रेशियो जो है वो एन कहलाता है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही प्रत्यावर्ती वी एस जो है ना वोल्टता अपने को द्वितीय कुंडली में जो प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। प्रत्येक डायोड पे जो आरोपित वोल्टता है, चूंकि ये 2 डायोड हैं यहाँ पे, तो प्रत्येक डायोड पे जो आरोपित वोल्टता है उसको ई एस बाई टू साइन ओमेगा टी, या इसको अपने ई एम साइन ओमेगा टी से बता सकते हैं। यहाँ अपन 2 केस कंसिडर करेंगे पूरी वेव का। एक पूरी वेव का वेग हाफ वेव, ये जो मतलब पूरी वेव है उसमें 0 से t/2 के बीच की, उस केस के अंदर अपन ने देखा है कि डायोड D1 काम करता है, तो इसके कारण जो धारा बहती है वो बहती है I1, जिसको अपन ने निकाल के यहाँ बताया है वी एस डैश अपॉन आर एल प्लस आर, या इसको अपन ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल प्लस आर के द्वारा लिख सकते हैं। तो ई एम अपॉन आर एल प्लस आर का जो है ये है एक्चुअली में आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ आर एस जो है वो ए सी या बी सी का प्रतिरोध है, मतलब ए सी या बी सी मतलब ए सी जो भुजा है या बी सी जो भुजा है, इनका प्रतिरोध है। जो कुंडली है उस ए पी जो कुंडली है इसको 2 भागों में बांट रखा है अपन ने, ए सी और बी सी। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यहाँ अपन ने काम में लिया है, इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो आर एस जो है ये कुंडली का द्वितीय कुंडली जो ली है उसके प्रतिरोध को बताता है, ए सी का कह दो या बी सी का कह दो। आर एफ जो है वो अग्रदिशिक बायस में डायोड के प्रतिरोध को बताता है, कुछ प्रतिरोध भी होता है उसका, जो धारा बहेगी तो कुछ प्रतिरोध उसमें मिलता है उसको। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है उस टोटल रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एस से बता सकते हैं। इसी प्रकार अब लेकिन यहाँ पे चूंकि डायोड D2 तो काम करता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पश्च विनति लग जाती है, तो इस वजह से यहाँ धारा का मान अपन ने नेग्लिजिबल अर्थात 0 माना है, इसको I2 इज इक्वल टू 0 रखा है। ये जो प्रोसेस हुआ है छात्रों, ये हुआ है 0 से t/2 के बीच में। इसी तरह सेकेंड भाग में t/2 से कैपिटल T के बीच में अगर प्रोसेस देखें तो इस केस में इस ऊपर वाले प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ डायोड D1 काम नहीं करता क्योंकि वो पश्च विनति में चला जाता है, जैसे मैंने पहले समझाया भी है आपको, और लेकिन D2 डायोड काम करता है जो कि अग्रविनति में आ जाता है। इसलिए अपने को यहाँ समीकरण सेकंड मिलती है। यहाँ अपन ने चूंकि सेकंड हाफ साइकिल काम में ली है इसलिए इसको अपन ने माइनस से डिफाइन करके बता रहे हैं अपन। तो ये समीकरण 1 और 2 अपने को मिली। अब इन दोनों समीकरणों के सहायता से अपन कुछ दूसरी समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्पंदमान धारा और वोल्टता का औसत मान कैसे निकाला जा सकता है। तो स्पंदमान धारा अपन जानते हैं कि टोटल धारा जो अपन देख रहे हैं वो 0 से t साइकिल के बीच देख रहे हैं, और औसत धारा अपन जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर औसत निकालते हैं तो सबको जोड़ो, जितनी बार जोड़ा है उसको भाग दे दो। तो यहाँ चूंकि छोटे छोटे भाग हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन किया गया है, 0 से कैपिटल T और कैपिटल T से डिवाइड कर दिया, तो इसको अपन ने आई डी टी, और 0 से t को 2 टुकड़े कर दिए, 0 से t/2 इंटीग्रेशन के और t/2 से t। इसमें अपन देख रहे हैं कि दोनों के केस के अंदर जो धाराएं बह रही हैं उन धाराएं की वैल्यूज़ को रखा है अपन ने यहाँ पे, और इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, और सॉल्व करके अपने को समीकरण 3 प्राप्त हो जाती है, जिसमें आई डी सी इज इक्वल टू 2IM अपॉन पाई के रूप में अपन बता सकते हैं। और इससे अपन EDC निकाल सकते हैं, क्योंकि EDC RL के ऊपर मिल रही है, तो अपन जानते हैं ओम के नियम से IDC इंटू RL, तो ये वैल्यू रख देंगे तो समीकरण 4 से EDC अपन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्पंदमान धारा तथा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू, और RMS वैल्यू का अपन जानते हैं कि वर्ग लो फिर माध्य लो और फिर इसका रूट लो, तो वो वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो I² dt कर दिया 0 से t, और इसको भी 2 भागों में कर देंगे अपन, 0 से t/2 t/2 टू t, और वैल्यूज़ रख के इंटीग्रेशन अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को समीकरण 5 मिलेगी, जिसको कि अपन निकाल के बता सकते हैं 30। और इसी से लोड प्रतिरोध RL पे वोल्टता का वर्ग माध्य मूल निकालेंगे, और वर्ग माध्य मूल मान निकाल के अपन समीकरण 6 और समीकरण 7 जो है प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण तरंग दैर्ध्यकारी की दक्षता मतलब एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि AC को DC में बदलने की कितनी एफिशिएंसी है उसमें।
तो अपन जानते हैं कि एफिशिएंसी का या दक्षता का जो फार्मूला है छात्रों, वो है ईटा इज इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी ए सी, मतलब पावर जो कि डीसी के कारण जनरेट हुई है और पावर जो एसी के कारण मिल रही है अपने को। तो पावर के लिए अपन जानते हैं कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक सिंपल सा फार्मूला होता है। तो यहाँ चूंकि डीसी है तो आई डी सी का स्क्वायर ले लिया और एसी है तो आई आर एम एस का स्क्वायर ले लिया अपन ने, और इनकी वैल्यूज़ को रखा और कांस्टेंट्स के जो मान रखे पाई के, तो अपन को समीकरण 8 81.2 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल परसेंटेज में मिल जाती है। यहाँ चूंकि आर का मान बहुत बहुत छोटा होता है आर एल से, तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकती है पूर्ण तंग दृष्टकारी की, वो आती है 81.2%। जब आर और आर एल को अगर बराबर कर दिया जाए सर्किट के अंदर, तो अपन ये देखते हैं कि ये एफिशिएंसी 40.6 आ जाती है। और ये एफिशिएंसी अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी निकाल के देखी है। तो इस तरह से अपन इस एफिशिएंसी को निकाल के बता सकते हैं। उर्मिका गुणांक रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर ये शो करता है कि जो भी दृष्टकारी लिया है वो कितना अच्छा है। जितना कम रिपल फैक्टर होता है उतना ही अच्छा दृष्टकारी माना जाता है, मतलब ज़्यादा अपन एसी से डीसी अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रिपल फैक्टर है आर, इस रिपल फैक्टर को अपन प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान अपन औसत या दिष्ट धारा के मान के द्वारा बता सकते हैं, मतलब आई ए सी अपन आई डी सी के रूप में लिख सकते हैं समीकरण 9 की सहायता से। आई ए सी आई डी सी की वैल्यूज़ रख दें अपन, और उस केस में इसको सोल्व करें तो अपने पास 0.482 या 48.2% अपने को उर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर मिल जाता है। इसी से वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जा सकता है। वोल्टेज रेगुलेशंस की जो वैल्यू है छात्रों, वो अपन कह सकते हैं समीकरण 4 से ई डी सी अपॉन 2 ई एम अपॉन आर एल अपॉन पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर एल के द्वारा बता सकते हैं अपन। इसको सोल्व करके अपन इक्वेशन 11 और 12 निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताई है। ये वोल्टता नियमन समीकरण कहलाता है। जो समीकरण 11 और 12 है वोल्टता नियम समीकरण कहते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि दृष्टकारी एक स्थिर वोल्टता स्रोत है और जिसमें जो पहला भाग है 2 ई एम अपॉन पाई के समान काम करता है, उसका वोल्टता स्रोत ऐसा है जो इस पर काम करता है। और इसका वोल्टता नियमन निकालने के लिए अपन एक सर्किट बनाए, तो अपन इस तरह से यहाँ सर्किट बनाया है जिसमें आई डी सी है, आर एल है, स्रोत है, और ये ग्राफ खींचा गया है। और इस ग्राफ से अपन कह सकते हैं कि भाई जब आई डी सी की वैल्यू 0 है तो समीकरण 12 से जो मैक्सिमम वैल्यू ई डी सी की मिलेगी वो 2 ई एम अपन पाई मिलेगी। आई डी सी की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो आप इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण आ गई। समीकरण 11 से यहाँ बताया है कि अगर आर एल का मान इन्फिनिटी कर देंगे अपन, तो उस केस के अंदर भी अपन को ई डी सी की वैल्यू 2 ई एम अपन पाई अपन प्राप्त कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला है छात्रों, वो फार्मूला ई एन एल माइनस ई एफ एल अपॉन ई एफ एल से बता सकते हैं। एन एल का मतलब होता है नो लोड और एफ एल का मतलब है फुल लोड। तो नो लोड के केस में रख दिए अपन ने वैल्यू जिसका मान है 2 ई एम अपॉन पाई, और फुल लोड जो अपन ने समीकरण 12 से निकाली उसकी वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व किया तो अपने पास समीकरण 13 आ जाती है। समीकरण 4 से 2 ई एम अपॉन पाई की वैल्यू निकालिए जो मैंने साइड में बताई है आपको। तो ये अपने पास वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। इसी प्रकार प्रतीप सीकर वोल्टता यहाँ 2 ई एम होगी क्योंकि 2 डायोड काम में लेते हैं अपन। निर्गत वोल्टता या धारा के आवर्ती घटक अपन निकाल सकते हैं, और फूरियर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो फूरियर श्रेणी की सहायता से अपन इनकी वैल्यूज़ का मान निकाल सकते हैं। और ये वैल्यूज़ मतलब I1 I2 की वैल्यू, और इससे टोटल आई निकाल सकते हैं। और इस वैल्यूज़ के अपन देख रहे हैं अपन कि इसमें डीसी और प्रत्यावर्ती के उच्चावचक घटक भी अपने को साथ में प्राप्त होते हैं। और अपन ये जानते ही हैं कि एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी जो है वो पूरी तरह 100% एसी को डीसी में नहीं बदल सकता है, इसलिए जो आउटपुट मिलती है अपने को उसमें डीसी के साथ साथ एसी का भी कुछ भाग मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन काफ़ी कुछ भाग एसी से डीसी में चेंज हो सकता है। और डीसी कहाँ काम आती है, एसी कहाँ काम आती है, आपको पता है। आप जो मोबाइल काम में ले रहे हो इसमें बैटरी लगी हुई है, वो एक तरह से एसी से चार्ज होकर डीसी में कन्वर्ट हो जाती है, वो आप लोग काम में लेते हो।
टॉर्च है, डीसी सोर्स है, घरों में जो लाइट है वो प्रत्यावर्ती है। तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां अपने को डीसी वोल्टेज और डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से अपन दिष्ट कार्यों को काम में लेते हैं हर जगह और इसका उपयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए अपन फिर दूसरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एसी डीसी के साथ जो एसी का मिश्रण आ रहा है इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, उसको अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं।